out again. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखो, बेसिकली ना मैक्रो इकोनॉमिक्स वी जस्ट स्टडीड अबाउट द लार्ज सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी या फिर होल इकोनॉमी एंड देयर प्रॉब्लम्स। हम उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस किस को स्टडी किया जाता है, तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, एडी यानी एग्रीगेट डिमांड, एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम। ठीक है, तो इन सभी को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक इकोनॉमी के लार्ज सेक्टर को या फिर होल इकोनॉमी को स्टडी करते हो और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। आपने माइक्रो के बारे में पढ़ा होगा पहले। अगर मैं आपको बताऊँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे स्टडी करते हैं। ठीक है, और मैक्रो में हम लार्ज सेक्टर या फिर होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करें तो वन बाय वन देखिए। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी इंडिविजुअल इनकम, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडीज़ नेशनल इनकम। ठीक है, नंबर 2 है एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। यहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर को स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनालाइज टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। ठीक है, नंबर 3 है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ हाउस होल्ड एंड फर्म्स डिसीजन, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ एग्रीगेट डिसीजंस। ठीक है, नंबर 4 है इन अ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इंडिविजुअल प्राइस, बट इन अ मैक्रो स्टडी ओवरऑल प्राइस लेवल। ठीक है, नंबर 5 है इन अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड्स, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनालाइज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ अ गुड्स। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया माइक्रो और मैक्रो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन में हेल्प करेगा आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट हम अनदर टॉपिक की बात करते हैं, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी के लार्ज सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम होल इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी बड़े लेवल पे स्टडी करना होगा, होल इकोनॉमी को स्टडी करना होगा, तो वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के फील्ड एरिया में आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स किस किस एरिया में काम करता है, क्या क्या उसके स्कोप्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जरा सोचो, एक इकोनॉमी में किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को इवैल्यूएट करना है, तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिविजुअल बेसिस पे स्टडी होगा? नहीं, आपको एग्रीगेट बेसिस पे स्टडी करना होगा। सो वी जस्ट यूज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? मैक्रो। नंबर 2 थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक इकोनॉमी में ये पता लगाना है कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है, तो इसके लिए भी आप लार्ज स्केल पे स्टडी करोगे, ये भी पार्ट ऑफ मैक्रो है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मनी। आपको पता है कि बेसिकली एट अ टाइम कितना पब्लिक के पास करेंसी है, कितना इकोनॉमी में पैसा है, क्या नई नोट इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आरबीआई बेसिकली गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ये डाटा कलेक्ट करती है और इवैल्यूएट करती है कि मनी का स्ट्रेंथ क्या है, मनी की लेवल क्या है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे मैक्रो को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। इकोनॉमी में ये भी पता किया जाता है कि प्राइस का लेवल क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या फिर इन्फ्लेशन में कमी आ रही है। प्राइस को यहाँ पे स्टडी करना, प्राइस को इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना, ये भी एक तरह से पार्ट ऑफ मैक्रो है। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट। आपको पता है कि गवर्नमेंट हर ईयर अपना बजट पास करती है, बजट पेश करती है। ध्यान रखिएगा, जो बजट बनाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट हर पहलू को डिस्कस करती है, हर पहलू को एनालाइज करती है, स्टडी करती है, देन दे विल डिसाइड और प्रिपेयर देयर बजट। और हर किसी के बारे में वहाँ पे मेंशन होता है, हर किसी को बेनिफिट पहुँचाने की बात की गई होती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर आपका जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उन सभी के बारे में बजट में चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये भी पार्ट ऑफ मैक्रो है, क्योंकि लार्ज स्केल पे स्टडी होगा तभी सारा का सारा डाटा कलेक्ट होकर के बजट प्रिपेयर हो पाएगा। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, एक्सचेंज रेट का मतलब बताऊँ आपको, तो किसी कंट्री की करेंसी की एक सिंगल यूनिट के बदले में आप दूसरी कंट्री की कितनी यूनिट्स एक्वायर कर सकते हो, वो आपका एक्सचेंज रेट कहलाता है। जैसे डॉलर को अगर हम रुपये में कन्वर्ट करें, डॉलर को अगर हम रुपये से पाउंड कन्वर्ट करते हैं,
या रुपी से हमें और अनदर कंट्री करेंसी को कन्वर्ट करना है, बाय करना है, तो वी जस्ट फॉलो द कंसेप्ट एक्सचेंज रेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है एक कंट्री डिफरेंट कंट्री से बिजनेस करती है, ट्रेड करती है, लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम, तो वो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके पास आएगा ज़्यादा जबकि देना कम पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के नेगेटिव सिचुएशन को दिखाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पे भी आप बड़े लार्ज स्केल पे स्टडी करते हो, इवैल्यूएट करते हो, तब जाके आप ये चीज़ें इवैल्यूएट कर पाते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये भी एक तरह से पार्ट ऑफ मैक्रो है, यानी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम अनदर लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हम यहाँ पे बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। आपको पता है जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हो, लार्ज स्केल पे स्टडी करते हो, तो आपको आपकी इकोनॉमी की पिक्चर के बारे में पता चल पाता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि विच इकोनॉमी इज़ बेटर, इंडिया और अमेरिका, तो ऑब्वियस सी बात है आप अभी बोलोगे कि हाँ अमेरिका ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, और इंडिया अभी राइट नाउ डेवलपिंग कंट्री है। तो हम कह सकते हैं कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पे अपनी इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन पता चलता है। नंबर 2, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे हमें डिफरेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट होता है, और डाटा कलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट जो है ये एनालाइज कर पाती है कि किन किन एरियाज़ में हम लोग वीक हैं, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रोड मैप तैयार करती है और इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ध्यान रखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपको ये भी पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल है या उनमें फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, लाइक प्राइस का बढ़ना घटना, क्या ये कंटिन्यूसली हो रहा है। तो गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ बिहाफ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डाटा डिसीजन ले सकती है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। मैंने आपको पहले ही बताया था एक कंट्री डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, लाइक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करती हैं। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी ज़्यादा, देना कम पड़ेगा। और इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टडी करते हो तो आपको आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस के बारे में पता चल पाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये इसका अनदर इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है सर्वे के थ्रू पूरी होल इकोनॉमी को, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स का पता चलता है, लाइक पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन, ठीक है, प्राइस का हाइक होना या कम होना। तो इनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ तैयार की जाती है ताकि हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ध्यान रखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स से जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं पूरी इकोनॉमी को, तो हमें ये भी पता चल पाता है कि हमारी इकोनॉमी में पॉवर्टी एक बड़ा मेजर इशू है, एनवायरनमेंट को लेके पॉल्यूशन की जो सिचुएशन है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, और इनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज़ तैयार करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका फिनिश हो जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने सिर्फ हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया आपके साथ। नेक्स्ट अनदर जो हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो डेफिनेटली आप लाइक का बटन दबाएं। चैनल पे फर्स्ट टाइम नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो भी रिसेंट वीडियोस हैं जो हम लोग चैप्टर्स को लेके आ रहे हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।